तो बेटा कल देखो हमने स्टार्ट किए थे कौन से टॉपिक, कल हमारा था एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो एटॉमिक मास की हमने कैसे निकाला था, डायरेक्टली तो था नहीं, याद करो वो हमारे पास किस तरीके से था, है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास था। क्लियर। तो वो किस तरीके से रिलेट करके निकाला गया, तो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन का था, और हाइड्रोजन का भी बेटा, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास रिलेट करके निकाला गया था। वो कैसे रिलेट करके निकाला गया था वो कल तो चलो नहीं बताया था, आज बता देंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो बाकी सारे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो किसके बेसिस पे निकाला गया, हाइड्रोजन के मास के बेसिस पर, ठीक है नहीं बेटा। तो हाइड्रोजन से रिलेट करके बाकी सारे एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक मास निकाला गया, कि किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है, एलिमेंट के एटम का, एलिमेंट का मास नहीं, मास ऑफ द एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है, ठीक है ना, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स टू द मास ऑफ द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। स्टार्टिंग टाइम पे ये था कि हाइड्रोजन के एक एटम के मास से कितने टाइम्स होता है। फिर समय आगे बढ़ा तो इसमें चेंजेस आए, तो कंपैरिजन तो वन से ही करना था, वन मतलब मास ऑफ द हाइड्रोजन से, लेकिन वो C12 से किया, ठीक है ना। C12 का मास एग्जैक्ट 12 होता है, तो हमने उसको डिवाइडेड बाई 12 करा, 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट, इक्वल वैल्यू रखता है, किसके रखता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है। C12 के एक एटम के मास का 1/12 कर दो तो वो भी 1 और वो भी 1। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया किससे बेटा, 1/12, है ना, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 से, याद आ गया। और 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज कॉल्ड 1 AMU। क्लियर, और वो यू था, ठीक है। इस तरीके से जो हमने बेटा किसी भी एटम के मास को रिलेट करके निकाला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, और मॉडर्न टाइम पे हम ऑन द बेसिस ऑफ द, है ना, वन एटम ऑफ C12। क्लियर, ठीक है। चलो ये टिल द एंड लास्ट में बता देंगे भाई, हाइड्रोजन का भी तो मास बन आया होगा। तो मैंने कल शायद स्किप कर दिया था, मैंने कहा ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हाइड्रोजन का मास बन आएगा, ठीक है ना। तो वो चलो ले लेंगे लास्ट में। और बाकी मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि आप बुक में, आपको जो, है ना, आप कोई भी बुक में पढ़ोगे ना तो आपको उसमें ये दे रखा है ना, कि हाइड्रोजन का मास वन स्टार्टिंग में कैसे आया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, टाइम बचेगा। तो कल हमने बेटा देखो ये चीज़ें बताई कि मास ऑफ द वन एटम ऑफ, सॉरी, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। वहीं से आया ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, कि जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, है ना, कि मास ऑफ एन एटम इज इन ग्राम, ठीक है। तो वो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास होता है। फिर मॉलिक्यूलर मास था, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास भी उसी तरीके से बताया, और देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये हमने चीज़ें बताई। इसके बाद एक हमने जो पढ़ाया वो क्या था बेटा, याद करो आप, वो हमारे पास था फॉर्मूला मास, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला मास, कि जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैटाइन आयनाइन एक दूसरे से एक लैटिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो यूनिट की फॉर्म में नहीं होते। जैसे देखो कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं बेटा, वो यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे H2O है ना, मान लीजिए आपके पास क्या H2O है, इस टाइप से, है ना। तो H2O की क्या यूनिट्स होती है, जैसे HOH, इस तरीके से एक यूनिट होगी, एक दूसरी यूनिट होगी HOH, क्लियर। तो यूनिट वाइज होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे बेटा Na है, Na आइन के कंपैरिजन में वन इधर Cl आइन इधर हो गया, एक Cl आइन इधर हो गया, एक Cl इधर, क्लियर, एक Cl इधर, एक Cl आगे की तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा। फिर इस Cl के अराउंड, है ना बेटा, एक Na इधर होगा, एक Na आपका इधर होगा, क्लियर, एक Na इधर है ही ये, है ना, एक Na इधर आ जाएगा, क्लियर। एक फिर NaCl के इधर होगा, एक पीछे होगा, फिर ऐसे ये नेटवर्क बढ़ता रहेगा। तो इसमें जो एक मिनिमम, तो रेशो क्या हो गया, 6/6 हो गया। देखो Na आइन और Cl आइन का रेशो क्या हो गया, 6/6, भाई 1Na पे 6Cl, 1Cl पे 6Na, तो रेशो 1:1 आ गया। तो इस वजह से एक मिनिमम रेशो करके NaCl बना दिया, तो इसको हम, है ना, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला यूनिट। तो इसका मास जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका फॉर्मूला मास। तो पुराने जमानों में आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये जो नेटवर्क लाइक चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये किन का मिलता है, तो आयनिक आइंस का मिलता है, मतलब कैटाइन एनाइन एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे अरेंज हो जाते हैं, और एक, है ना, फिक्स रेशो में, ठीक है। तो जो मिनिमम रेशो होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसका जो मास है पुराने जमाने में, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। तो एक ही चीज है, फॉर्मूला मास केवल आयनिक का होता था पुराने जमाने में। आज तो आप आयनिक हो चाहे कोवलेंट हो, सबका क्या निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे आप इसका ऐड करोगे, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, ऐड करोगे कितना आया 58.5। तो पुराने जमाने में 58.5 NaCl का क्या होता था, फॉर्मूला मास ऑफ द NaCl। और आज तो इसको आप चाहे फॉर्मूला मास बोलो चाहे आप मॉलिक्यूलर मास बोलो, है ना। वैसे मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मॉलिक्यूल्स का होता है, और मॉलिक्यूल में क्या होता है,
एक फिक्स रेशो होता है, समझ में आया? जो कोई भी कंपाउंड जिन चीजों से मिलकर बना है वो एक फिक्स रेशो होती है आपको आगे समझ में। तो इस तरीके से बेटा ये, तो ये तो हमारा बेटा देखो कल का रिवीजन हुआ, ठीक है ना, ये तो कल का हुआ सर। अब बात आते हैं आज का जो टॉपिक था हमारा, वो क्या है हमारा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। कल जो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट उसमें लेंगे एवरेज एटॉमिक मास और मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या चीजें हैं। तो जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे हाइड्रोजन था, है ना बेटा, हाइड्रोजन जो मेन हमारा मेन एटम है, तो वो 3 टाइप के हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन मिला कि अब 99.9% तो कौन सा था बेटा, अकेला वो हाइड्रोजन था इसमें जिसका मास 1 है। तो बाकी बचे हुए पॉइंट जो 0.1 बचा है उसमें ये दोनों कुछ कुछ परसेंटेज होते हैं। तो इन तीनों के कुछ कुछ परसेंटेज मिलके ही तो ये बना। ऐसे ही क्लोरीन जो आप पढ़ते हो बेटा, क्लोरीन जिसका मास 35.5 पढ़ के हो, है ना, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जब पाया गया क्लोरीन के भी बेटा आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है नहीं। तो क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं जी उनका मास क्या होता है, क्योंकि शुरुआत टाइम पे एटॉमिक नंबर तो था ही नहीं, इसलिए देखो मैं यहाँ नंबर नहीं लिख रहा हूँ अभी। लेकिन आपकी बुक में क्या नहीं मिलेगा, अब जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है वो वहाँ वो लिखा मिलेगा, ठीक है। तो हम क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, आगे पॉइंट समझ में। ये क्लोरीन के जो आइसोटोप मिले वो ये मिले। अब इसमें इसका रेशो क्या होता है बेटा, देखो ये 75% होता है रेशो, और ये हमारा क्या होता है जो 37 मास वाला जो क्लोरीन होता है, मतलब इस क्लोरीन में 75% तो 35 मास वाला क्लोरीन है, और इस वाले क्लोरीन में बाकी 25% जो है वो इतना वाला। और 35-25 को मैंने रेशो बना दिया तो 3, ये तो परसेंटेज में हो गया बेटा, ये रेशो में हो गया 3:1। तो जैसे चाहे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने, भाई आप देखो 35 से मल्टीप्लाई करते, एक है ना वो सॉरी 75 से एक 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे एवरेज, जब बेटा कोई भी चीज मोर देन वन डिफरेंट डिफरेंट मास के एटम से मिलकर बना है तो हम वहाँ एवरेज निकालते भी। जैसे आप याद करो, छोटी क्लासेस में बहुत सारे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करके आए हो। जैसे मान लो हमारे पास 5 रुपीज की कॉस्ट के 5 पेन है और 10 रुपीज की कॉस्ट के 2 पेन है, तो एवरेज कॉस्ट निकालनी है पेन की, है ना। तो एवरेज तो क्या होता है, 5 और 2 हमारे पास 7 हो गए, तो 7 के अकॉर्डिंग एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते थे, आप याद करो वहाँ यही करते थे कि 5 रुपीज की कॉस्ट है ना, ये तो 5 रुपीज की कॉस्ट वाले कितने फोन है हमारे, क्वांटिटी कितनी है बेटा, है ना, 5 रुपीज के पास 5 है, प्लस 10 रुपीज की कॉस्ट वाले की क्वांटिटी कितनी है, 2, और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना जाता है, 7 यहाँ आ जाता था। तो हम इस तरीके से बेटा क्या निकाल देते थे, 5 × 5 25, 10 × 20 हो गया अपॉन में 7, तो ये कितना हो गया 45 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 42, ठीक है, 3 आपका आया, 7 4 28, फिर 2 आया, है ना, तो 7 2 14, ऐसे बढ़ता रहेगा मतलब। तो एवरेज जो आया है वन कॉस्ट की जो पेन है, वन पेन की जो कॉस्ट आई बेटा एवरेज कॉस्ट, दैट इज, तो हम यही करते थे कि भाई 5 रुपीज वाले 5 पेन प्लस, है ना, 10 रुपीज वाले 2 पेन, दोनों का है ना, और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 7। तो बेटा इसी तरीके से अगर मुझे, ये भी तो एक एवरेज है, और एवरेज किसका है, इसका। तो यहाँ देखो वो एवरेज कितना निकलेगा, वही कि क्लोरीन जो 35 वाला है जिसका मास 35 है ना, वो कितना है जी, वो 75% मतलब 3 रेशो में। तो मैं, है ना, प्लस जो क्लोरीन 37 वाला है बेटा वो कितना है 25% मतलब रेशो में 3:1, टोटल रेशो कितना हो गया 4। अब मैं इसको हटा दूं, ये तो एलिमेंट है बेटा, है ना, क्वांटिटी छोड़ देता हूँ बस। क्लियर? जैसे हमने क्या 5 रुपीज की कॉस्ट वाले 5 पेन, तो 35 की मास वाला जो क्लोरीन है वो कितना है 3 रेशो में, और 37 मास वाला जो क्लोरीन है वो 1 रेशो में। आगे बोल समझ में, सेम इसी तरीके से बेटा देखो कंपेरिजन करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो अब आप एवरेज निकालोगे तो कितना आ गया, ये देखो 105 बनेगा, प्लस ये 37 हुआ, अपॉन में कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर सकते हैं इधर 142 डिवाइडेड बाई 4, इसे करोगे 35.5, ठीक है। तो देखो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो रेशियो बना के, एक परसेंटेज के बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे क्या 35 मास वाला जो क्लोरीन है वो कितना है 75% है, ठीक, और 37 वाला जो क्लोरीन है वो 25%, ओवरऑल इनको ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया 100। आप इनको भी कर लेना, आप इनको भी दोनों, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, इतने से डिवाइड करना, तो भी आप करके घर पे देख लेना, वो भी 35.5 ही है, ठीक है। तो एवरेज निकालना आया, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बुक में देखना,
आपको पीछे नियॉन या आर्गन वगैरह किसी का दे रखा है क्वेश्चन एक्सरसाइज में ही पीछे की तरफ सबसे लास्ट में, लास्ट के शायद आप मतलब पढ़ लेना, कहीं भी हो सकता है, मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी एक एवरेज मास निकालने का क्वेश्चन दे रखा है। तो एवरेज मास निकालना है बेटा। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो, है ना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट कई जगह यूज होगा, ठीक है। मेन पता है क्या होता है, पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है और वो आगे कभी इनडायरेक्टली यूज करने को आया। आप लोगों की पता टेंडेंसी कैसी हो गई है, जो सवाल मैंने करा दिया, किसी टीचर ने करा दिया, वही पूछ लिया तो आप रिलेट करके तुरंत मतलब तुरंत ही बता देते हो। लेकिन मैंने जो पढ़ाया उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके बेसिस पर अगर कोई अननोन सवाल दे दिया जाए तो आप वो तरीका वहां अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, समझे। और दैट इज मतलब दैट शो द लर्निंग वे ऑफ योरसेल्फ, ये आपकी लर्निंग में सिखाता है कि आपको जो सिखाया गया केवल आप वो उसी सवालों तक सीमित है आप, या आपको जो सिखाया गया आप उसके बेसिस पे बेटा, है ना, कुछ अननोन क्वेश्चंस भी करके ले जा पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है और ये तभी हो पाता है बेटा कि जब आपको पढ़ाया जाए, आपको तुरंत समझ में आ जाए तो अच्छी बात, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करो, ठीक है। नहीं आया तो अपने टीचर से पूछो उसको, ठीक है ना बेटा। और अपने डाउट को दूर करो, जब तक मन में डाउट रहेगा तब तक आप क्वेश्चनिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और डाउट आना अच्छी बात होती है, डाउट आना कोई ये थोड़ी होता है ना, ये अच्छी चीज होती है अगर आपको डाउट आ रहे हैं और आप उनसे पूछ रहे हो, ठीक है ना। चलो, हाँ ये होता है जैसे कभी कभी डाउट रह जाता है, पिछले कई दिन से आज थोड़ा सा रिलैक्सेबल फील कर रहा हूँ, है ना। तो पिछले 3-4 दिन से मतलब काफी मेरी तो आपके कई 2-3 डाउट बचे हुए हैं, है ना। वो जीरो वाला बचा हुआ है, एक याद करो सिग्निफिकेंट फिगर में, है ना। एक आपका वो 40 जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, तो उसमें जैसे टू डिजिट, जैसे सिंगल डिजिट का कोई एग्जैक्ट नंबर होता है तो हम उसको तो बेस नहीं बनाते, अगर टू डिजिट का कोई होल नंबर है तो क्या उसके बेसिस पे सिग्निफिकेंट फिगर को बेस बनाएंगे, है ना। तो ये ऐसे हाइपर फाइन ऐसी चीजें अब देखो मुझे याद है, बट अभी क्या है कि कर दूंगा उन डाउट्स को किसी दिन ना, तो वो, लेकिन हमें डाउट पूछने चाहिए, कभी ये नहीं होना चाहिए कि सर ने पुराने डाउट नहीं बताए तो उसके अब हम आगे वाले क्या पूछे, पुराने नहीं बताए, नहीं वो क्योंकि पता चला एक्चुअली जो करंट का डाउट हो वो ऐसा हो कि जो हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया उस पर बेस्ड हो, वो हम उसी को रिलेट करते हुए तुरंत समझा दें, वो अभी का भी तो समझ में भी आ जाएगा। तो हर बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए बेटा तो वो पूछ लेना चाहिए तुरंत, ठीक है ना। हाँ जी, तो बताओ बेटा, ये जो मैंने आपको एक निकालना सिखाया है एवरेज बेटा, खैर एक पेन के बेसिस पर ये निकालना सिखा दिया। क्वेश्चन में कभी परसेंटेज में दे देता है बेटा, है ना, कोई भी जैसे कोई एटम उसके जो आइसोटोप्स हैं उनकी परसेंटेज दे देगा कि इतने मास वाला आइसोटोप 60% है, ये 20% है, ये 20% है ना, मान लो 3 आइसोटोप है तो, है ना, इस टाइप से। तो परसेंटेज के बेसिस पे भी निकाल सकते हो मास और उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई प्लस, देखो जब एक हम जैसे एक आइसोटोप से दूसरे आइसोटोप की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, है ना। अब 35 वाला कितना है जी, 75% वो एक साथ आ गया, ये वाला कितना है जी 25%, इन दोनों को जोड़ देंगे और एवरेज नीचे तो टोटल आपने डिवाइड में ऐसे, ठीक है। ये रेशियो से निकाल के दिखा दिया, ये परसेंटेज से। हाँ जी बताओ बेटा, एनीवन हैविंग, है ना, डाउट इन द कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज मास ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एटम। हाँ जी गौरव जी, समझ में आया बेटा, गौरव बेटा, गौरव, विक्रांत, चलो ठीक। हाँ जी विक्रांत नेहरा, हाँ क्या मतलब एवरेज मार्क्स फ्रैक्शन में ही तो आया है, आप इनका निकाल के देखोगे तो देखो बेटा ये फ्रैक्शन में ही आ रहा है, तो क्लोरीन का, देखो देखो, हाँ नियॉन का कर रहे हो तो कितना बन रहा है एवरेज, हाँ तो फ्रैक्शन वो तो देखो डिपेंड करेगा ना, जो उसके आइसोटोप जैसे नियॉन के 3 आइसोटोप दे रखे मान लो, तीनों का मास दे रखा होगा, तीनों का एवेंडेंस दे रखी है, देखो एवेंडेंस का मतलब भी यही होता है कि इसमें इस टोटल में इसका इसका परसेंटेज कितनी है जो प्रेजेंट है, एवेंडेंस मतलब कितना परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने जैसे अब देखो मैंने इनका निकाला तो 35.5 आया, ऐसे आपने नियॉन का निकाला तो कितना आया वो, हाँ जी विक्रांत, हाँ वो कुछ ही तो बताओ कितना है, फिर कुछ पे ही तो बेस्ड है। आप ये तो देखो एग्जैक्ट 0.5, हाँ 0.75 है तो उसको होल नंबर बना देंगे उधर, राउंड ऑफ कर देंगे। अब ये क्या है, ये तो बेटा देखो एग्जैक्ट 5 है, ठीक है, नहीं तो इसलिए इसको तो हमने यहीं छोड़ दिया 35.5 पे, मतलब ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं किया कि 0.5
या 5 से ज़्यादा हो तो अगला पहुँचा दो, 36 कर दो। लेकिन अगर मान लो कहीं यहीं पे अभी 37 35.8 आता, 9 आता, 7 आता, तो हम इसको आगे की तरफ कर देते। ठीक है नहीं? ठीक है। एक अच्छा हाँ, एक मैं आपसे ये कह रहा था, एक दिन रह गया था, चलो वो कल करता हूँ, है ना? सभी बच्चों उसको कि जैसे कहाँ पॉइंट था, हाँ मैंने कहा था एक राउंड ऑफ के रूल होते हैं कुछ, ठीक है ना? साइंटिफिक नोटेशन और उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आए थे, राउंड ऑफ के कुछ रूल होते हैं, मैंने कुछ तो आ गए हैं और कुछ नहीं आए हैं, ठीक है नहीं? तो मैंने कहा था आप लोग पढ़ोगे तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो कल एक बार राउंड ऑफ के, अब इससे मुझे ध्यान आया, एक अभी हम इंपेरिकल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहां भी ये राउंड ऑफ का यूज आता है ना? तो इंपेरिकल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको वो राउंड ऑफ के रूल भी बता दूंगा, ठीक है? चलो, हाँ जी बच्चों, तो देखो इस तरीके से हमारे पास तो जो एटॉमिक मास मास के जो भी टाइप थे, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, फार्मूला मास, ठीक है, और हमारा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, ठीक है ना? क्लियर? क्यों क्यों नहीं होगा, कुछ खुद ही बताओ कि मॉलिक्यूल H2O है, H2O तो बेटा एक ऑक्सीजन एटम, ये तो ओवरऑल एटम पे बेस्ड है ना। जैसे ऑक्सीजन के भी मान लो 2 आइसोटोप होते हैं, उन दोनों आइसोटोप का जो एवरेज आया है वो हमने वाटर का निकालने में तो वो रखा है ना, ठीक है? तो ऑक्सीजन का भी अब एवरेज रखा है हमने, और हाइड्रोजन का भी एवरेज रखा, तो वो मॉलिक्यूल का तो जो निकल के आएगा वो तो फाइनली खुद ही एवरेज होगा ना, जो मतलब एटम्स के एवरेज से मिलके बना है, तो वो तो जो है सो है वही रहेगा। तो वहां पे ये चीज नहीं है। क्लियर? चलो, हाथ क्या थी बेटा वो चीज और बता दें, है ना? जैसे हाइड्रोजन वगैरह का स्टार्टिंग टाइम पे जब हमें एटम दिखता नहीं था, ठीक है, इतना छोटा भाई लाइट वेट एटम है और एटम हमें दिखता नहीं था, तो हम उस जमाने में इन लोगों ने बेटा हाइड्रोजन का मास किस तरीके से निकाला, वो भी एक रिलेशन बना के ही इन लोगों ने निकाला था स्टार्टिंग में। तो कैसे निकाला वो ध्यान से देखो बेटा। देखो याद है हमारे पास एक गैलुसाक्स लॉ था, याद है उस दिन भी हम कंपैरिजन कर रहे थे, वर्जीनियस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, है ना, गैलुसाक्स। तो ये गैलुसा और जो हमारे पास जो वर्जीनियस हाइपोथेसिस थी वो भी किस पे बेस्ड थी, गैलुसाक्स वाले पे बेस्ड थी, याद करो, है ना? एक वॉल्यूम से रिलेशन था मास का, एक है ना नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेशन था मास का, वो एवोगैड्रो हो गया था। याद है गैलुसाक्स में वॉल्यूम से रिलेशन था, है ना, कि जैसे उस दिन हमने ऐसे करके पढ़ाया था, आपको याद करो, है ना, कि जैसे H2 प्लस O2 मिलके मान लीजिए H2O2 बनाया, ठीक है, या 2H2 प्लस O2 मिलके, है ना, 2H2O बनाया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा रेशो क्या है, 1:1 का रेशो है, यहाँ पे 2:1 का रेशो है। क्लियर? तो हमारे पास जो भी बना, यहाँ पे बस क्या आया उस दिन हमारे पास ये आ रहा था, जैसे 2H2O है, तो कुछ बुक्स में केवल फाइनल पे दे रखा है, ठीक है, H2O को H2O माना और इसमें 2:2 क्या मान लिया जी, 16 1:8 का मान लिया, याद आ गया? तो ये हम उस दिन करा रहे थे आपको, ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन वगैरह में चीजें थी, लेकिन ये तो मास के बेसिस पे होगा, लेकिन यही चीज वॉल्यूम से जो रिलेशन था, तो याद करो हमारे पास लॉ क्या था, हमारे पास जो लॉ था वो यही तो था, इक्व मतलब पहली चीज क्या थी, गैलुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस पे बेस्ड था, गैसेस के वॉल्यूम पे बेस्ड है, याद है? तो जब भी हम टू या मोर देन टू गैसेस को एक दूसरे में मिक्स करते हैं, है ना, जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करते हैं, याद आएगा आपको? जैसे N2 प्लस 3H2 भी था, है ना, N2 प्लस 3H2, तो वो क्या था, 1 वॉल्यूम हमारे पास इसका था, तो 3 वॉल्यूम हमारे पास इसके थे, तो एक सिंपल होल नंबर वॉल्यूम रेशियो में रिएक्शन करते हैं, ये बात याद रखा, ठीक है? अब यहीं से आगे बढ़े तो एवोगैड्रो लॉ है। क्लियर? तो एवोगैड्रो लॉ क्या था बेटा हमारे पास, याद करो आप, एवोगैड्रो लॉ हमारे पास था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ठीक है, कंटेन्स, है ना, अच्छा पहले तो कंडीशन थी, है ना, तो एवोगैड्रो जो था, याद करो क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एंड प्रेशर, यही था हमारी जो सराउंडिंग कंडीशन है कि ये क्या नहीं कांस्टेंट रहे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस भी था, है ना, कुछ बुक्स डिफरेंट कहते हैं, है ना, ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस या ऑल गैसेस, है ना, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स से वो चीज किसमें गई, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब उन्होंने लिखा कि ये
मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। बताओ। हाँ जी बच्चों, एवोगैड्रो लॉ बताओ, यही आपको याद है? यही था। ठीक है, यहाँ तो किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है? हाँ जी बच्चों बताओ, आगे बढ़ो। हाँ जी आर्यन। अच्छा, तो अब इसी से देखो हमें कैसी चीजें आई। वो कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस या ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या चीज है, जैसे मान लीजिए हमने वन वॉल्यूम हाइड्रो, मतलब अगर मैं ऐसे देखूं, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, इसका भी वन वॉल्यूम लिया और इसका भी वन वॉल्यूम लिया। क्लियर? तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है बेटा, मान लीजिए इक्वल वॉल्यूम करें, मैंने एक एज्यूम, देखो वन मोल वाली, अभी मैं मोल कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रहा, मैं तो एक एज्यूम कर रहा हूं, मान लो 100 पार्टिकल्स इसमें आए, है ना, और उसी रेशो में क्या है बेटा, तो 100 पार्टिकल्स इसके भी होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, भाई वो ये क्या कहना चाह रहा है ना, भाई हमें तो पार्टिकल दिखते नहीं कितने होते हैं और कितने नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं वो तो बाद में जब मोल कॉन्सेप्ट बनाई थी, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पर बेस्ड हो गए, कुछ और साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, तो एक एवोगाड्रो नंबर आया, है ना। आप किसी भी चीज के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू वन मोल, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। लेकिन शुरुआत में तो जो एवोगाड्रो लॉ था, हाइपोथेसिस थी, वो तो बेटा किस पे बनी थी? गैसेस पे बनी थी ना। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि भाई देखो ये इक्वल, ये एक ही तो बात है ना, यही तो उन्होंने बोला था कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस कंटेन, या इसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ मतलब, है ना, 10 पार्टिकल्स और 100, है ना, पार्टिकल्स, और इसमें भी कितने आएंगे हमारे पास? 100 पार्टिकल्स ही आएंगे। आप उधर से हटाओ, आप इधर कर लो। ठीक है, तो भाई जब इनका वॉल्यूम बराबर, तो इनमें बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बराबर। लेकिन हाइड्रोजन जो गैस था उसका मास तो ये निकाला था ना ओवरऑल गैस का, जैसे होता है ना किसी चीज का पीस। अभी हम एटम्स मॉलिक्यूल्स में नहीं कि हमने मान लो ये पीस, मान लो ये पार्ट, ये कोई सब्सटेंस है, हमने इसका पूरा तो ओवरऑल तो मास निकाल सकते थे वे करके। ठीक है ना बेटा, लेकिन अब इसके अंदर जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स, हम उन्हीं का तो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन इसका ओवरऑल तो निकाल रहे हैं। तो वो जब इन्होंने निकाला, वो तो इनके पास कितना आया, इसका जो मास आया, है ना, वो कितना आया जी? 2 ग्राम। और इसका जो मास आया जी, वो कितना आया जी? 32 ग्राम। क्लियर पॉइंट? तो वन वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट इनका मास जो आया वो तो डिफरेंट आया। अब आप देखो 100 पार्टिकल्स का जो रेशो है ना, वो रेशो तो जो बेटा 100 है, अगर मैं मास रेशो कहूं, है ना, मिनिमम मास रेशो, है ना, मिनिमम रेशो, है ना, बाई मास मैं बनाऊं, तो मान लो अगर हमारा वन पार्टिकल हो और इस वाले का भी हम वन पार्टिकल ले लें, ठीक, तो रेशो तो 2:16 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बताओ बेटा मुझे, आप लोगों को ये बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इसी पे बेस्ड है कि हाइड्रोजन एलिमेंट का मास वन कैसे आया। ठीक है, नहीं? क्लियर? हाँ जी, देखो यहाँ तक तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान है यहाँ तक का तो। ठीक है, कि भाई देखो गैलू-साक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ, जैसे ये मिलके क्या बना रहे थे, ये हमारे H2O2 बना रहे थे, तो H2O2 बनाने के लिए वन वॉल्यूम इसका यूज में आया, वन वॉल्यूम इसका यूज में आया, इक्वल वॉल्यूम यूज में है। और अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो लॉ क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 100 है, 1000 मान लो आप, 1000 इसके मानोगे तो 1000 इसके मानोगे, आप 1 लाख इसके मानोगे तो 1 लाख इसके मानोगे, वो तो इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। लेकिन इनका जो मास, ओवरऑल मटेरियल का जो मास, वही जो कंज्यूम हो रही है हाइड्रोजन, हमने कितनी भेजी कितने नहीं भेजी, ओवरऑल का मास तो निकाल सकते हैं पूरे मटेरियल का। तो जो यहाँ पर वन वॉल्यूम में जो हाइड्रोजन कंज्यूम है उसका मास कितना था? 2 ग्राम। और वन वॉल्यूम में जो ऑक्सीजन कंज्यूम है इसका मास कितना है? 32 ग्राम। तो 100 पार्टिकल का मास कितना आएगा? 2 ग्राम, और 100 पार्टिकल का मास क्या आएगा? 32 ग्राम। ठीक है, अब हमें अगर रेशियो निकालना हो, है ना, तो रेशियो, तो देखो 100 पार्टिकल का 2 है, 100 पार्टिकल का 32 है। ठीक है, नहीं?
और रेशो निकालना हो मुझे मिनिमम रेशो बाय मास, तो मैंने मिनिमम पार्टिकल्स लिए 1 1, तो रेशो तो यही रहेगा नहीं। मतलब मुझे आपसे पूछना है, किसी एक सिंगल बच्चे को भी इस बात का डाउट तो नहीं है कि सर यहाँ तो 100 पार्टिकल है तो रेशो 2:32 है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम ये, हाँ ये बेटा, कि जब हमारे पास 100 पार्टिकल्स हैं तो इनका बाई मास रेशो 2:32 है, और जब हमने एक एक पार्टिकल ले लिए तो भी रेशो 2:32 है ना। 2:32, वो 16 गलत ले गया। आपको पता 16 पे भी कोई नहीं बोला था कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, और मैंने 16 की जगह 32 कर दिया, तब भी आप शांत हो। आप बताओ आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं? अगर इसके 100 पार्टिकल है तो रेशो 2:32 है, और इसी के हमने 1 1 पार्टिकल कर दिए तो भी रेशो 2:32 है। ये बदला क्यों नहीं है? 100 में भी उतना ही रहा, एक में भी उतना ही रहा। हाँ जी प्रीति, बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये कैसे हो गया? एक एक का भी 2:32 ही रेशो है कैसे? ये एवरेज यही रहेगा, कुछ ऊपर वाले से चेंज आएगा? हाँ जी प्रीति, यही रहेगा? क्यों? हाँ जी बेटे बताओ क्यों? बेटा देखो, सीधा सीधा सा फंडा होता है। देखो कैसे बराबर रहेगा, मान लो कोई हमने एक चीज का, कोई चीज मटेरियल लिया है ना, मान लो इसका वेट मान लो आपका 10 ग्राम है। ठीक, एक हमने दूसरा मटेरियल ले लिया है ना, इसका वेट मान लो 20 ग्राम। ठीक है, इसका वेट कितना था? 10 ग्राम था, और इस वाले मटेरियल का वेट कितना है? 20 ग्राम है। ठीक है, तो हमने इसके 10 टुकड़े करे मान लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और 9, और एक इधर से बढ़ा लो 10, मान लो इसके 10 पीसेस करे, तो इन 10 पीसेस का वेट कितना है ना? 10 पीसेस का वेट 10 ग्राम है कि नहीं? ऐसे सेम हमने इसके भी 10 पीसेस करे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। हमने इसके भी 10 पीसेस करे, वो तो मेरे तो थोड़े ऊपर बड़े छोटे हो गए, मतलब इसके भी इक्वल सेम सारे पीस बराबर है, इसके भी सारे पीस। तो यहाँ जो 10 पीसेस है बेटा, उनका वेट कितना है आपका? 20 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप बताओ, इसका अगर मैं एक पीस लूं, उसका वेट कितना आएगा? 1 ग्राम। ठीक है, क्लियर? और यहाँ अगर मैं उसका एक पीस लूं तो वेट कितना आएगा? है ना, 2 ग्राम। तो मिनिमम रेशो देखो यहाँ भी 1:2 है, और यहाँ भी देखो अगर मैं 10 और 20 का मिनिमम रेशो निकालूंगा 1:2 आएगा नहीं आएगा? आया बच्चों समझ में? ठीक है, तो कहने का ठीक है, आगे बढ़ू मैं अब। हाँ जी, आ रही है, ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, ईशा खुशी बेटा दोनों लोगों को समझ में आया ये कि ये बराबर क्यों है? चलो अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपकी स्टेज पे था ना 11वीं क्लास में, मुझे ये 10 बार में समझ में आया था। ये जो चीज है मुझे मतलब कई बार टीचर मुझे समझाता था, मैं बार बार एक सर कैसे आया मुझे समझ में नहीं आया, समझ में आया, तब उसने मुझे ये एग्जाम्पल दिया था। मेरे टीचर ने मुझे फिर यही सेम यही एग्जाम्पल, समझ में आया। तो मुझे आप सोचो मैंने कब 11वीं क्लास की थी? 2001 में। ठीक है नहीं, 2002 में मेरा 10th है, 2001 में मेरा 9th था, तो 2003 हुआ सॉरी, है ना, 2003 में मैं 11th में था। तब उसने मुझे ये बात बताई, मुझे यहाँ समझ में नहीं आ पा रही थी। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ इतना टाइम दे के रुका। चलो बेटा, और फिर मैंने कल तो मैंने ये बताया नहीं, फिर मुझे लगा कल आपके मन में डाउट आएगा कि भाई हाइड्रोजन का मास उस टाइम कैसे आया, समझ आया नहीं? तो मैंने कहा बता दूं चलो। ठीक है बेटा, तो देखो इस तरीके से हमें ये क्लियर हो गया कि जी जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसका जो 1 पार्टिकल है ना, और जो इसका हमारे पास 1 पार्टिकल है, उनका रेशो क्या रहेगा? है ना, 32:32 रहा। क्लियर है पॉइंट? अब यही आगे जाके पता चला बेटा कि ये जो 1 पार्टिकल है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन। क्लियर? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन।
इसका रेशियो क्या रहा, 2:16 रहा। और हम आगे जाके थोड़ा समय आगे बढ़ा, तब हमें ये पता चला बेटा कि ये जो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इट कंसिस्ट, है ना, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पता चला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कि ये कंटेन करता है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें ये चीजें पता चली। अब जब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो ये है, 2 एटम और ऑक्सीजन का रेशियो ये है, तो यही हमारे पास क्या रहेगा, है ना, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन रेशो, है ना, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये रहेगा बेटा। ये कितना हो गया, 2:16। मिनिमम निकालोगे, सॉरी 2:32। मुझे हर बार मुझे शुरू में ही कर देना चाहिए था यहाँ पे, है ना, कि भाई इसको मिनिमम रेशो मुझे यही निकाल देना था, 1:16। सही है ना, यही निकाल देता हूँ, वो बार बार का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1:16। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 1:16 का रेशो हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या रहेगा बेटा, है ना, 1:16 का रेशो। तो अब देखो, हाइड्रोजन के 1 एटम का जो मास आया, ये बाई मास ही तो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो चीज आई, है ना, 1 ग्राम और 16 ग्राम जो मास है ना, यहाँ से हमारे पास निकल के आया, ये मास के बेसिस पे था, मास ऑफ, है ना, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1 ग्राम। क्लियर पॉइंट बेटा। और यही रेशो करते हुए मास ऑफ, है ना, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, 16 ग्राम। हम लोग उल्टे पड़े हुए आए हैं बेटा। कैसे, हम यहाँ पे ये 32 कैसे आया, तो हमें पता है जी एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, तो 16 + 16 कितना हो गया, 32। हम कैसे पढ़े हैं 9th क्लास से बेटा, इस स्टाइल में पढ़े हैं। ठीक है, हमें आंसर पता था ना, हमने हमें क्राइम करा दिया जाता है। ठीक है नहीं, 9th में बताओ, मैं नहीं पढ़ाया था आपको, मैं भी आपको इतना कहाँ पढ़ाता था 9th में, याद करो आप, कि वहां भी मैं आपको ये कहता था बेटा, ये एटॉमिक याद है, कहता था याद करो, मैं एटॉम में 1 से लेके 18 तक के 20 तक के एटॉमिक नंबर आपसे सुनूंगा, याद है, सिंबल, एटॉमिक नंबर, उनके मास सुनूंगा। तो वहां तो हम आपको सुना देते थे, मतलब याद करा देते थे, मैं हूँ या कोई और भी टीचर हो बेटा। ठीक है नहीं, सभी टीचर्स ऐसे करते हैं। वहां आपको कहाँ बताते हैं 9th में कि हाइड्रोजन का मास 1 कैसे आया और ऑक्सीजन का 16 कैसे आया। पॉइंट आया समझ में। अब हम क्या सोचते हैं, ये जो 32 है ना, ये 32 कैसे आया, हम ये सोचते हैं कि एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है, 16 + 16 32। ना जी, ये ऐसे नहीं आया, ये तो प्रैक्टिकली आया, कि जैसे हमने जब H2O2 बनाया और जो टोटल वॉल्यूम यूज में आया हाइड्रोजन का, इसका यूज में आया, उसका एक मिनिमम रेशो निकाला जी, 1 वॉल्यूम इसका, 1 वॉल्यूम इसका, और 1 वॉल्यूम हमने हाइड्रोजन भेजी, तो उसका मास काउंट कर लिया प्रैक्टिकली। 1 वॉल्यूम हमने ऑक्सीजन भेजी जी, हमने उसका मास काउंट कर लिया। तो ये 32 इस 1 वॉल्यूम का प्रैक्टिकली मास है। ये 2 ग्राम जो है इस हाइड्रोजन का प्रैक्टिकली मास है, और यहां से ऐसे निकल के 1:16 है। और हम आपको, तो देखो साइंस के, पता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी है कि हमारे इंडिया के बच्चों में साइंस में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता। साइंस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बच्चे, 9 से 10, 10 से 11th आएगा, मैंने तो अभी तक के अपने टीचिंग करियर में ये ऑब्जर्व किया है, जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ता है ना, 9 से 10, 10 से 11th, 11 से 12, साइंस उसको कंफ्यूजन लगने लगती है। कभी ये होता है तो कभी ये होता है, कभी ये बताते हैं तो कभी ये बताते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा लगती है साइंस। बहुत कम बच्चे होते हैं, और समझ में नहीं, वो कंफ्यूजन उनको नहीं लगती, उनको इंटरेस्ट आता है। तो जो बच्चे बेटा, अब उसका वजह क्या है, वजह यही है कि हम बचपन से 9th क्लास से तो ये याद करके आए कि किसी से भी पूछ रही ऑक्सीजन का मास 32 क्यों होता है, तो आपका जवाब क्या आएगा कि 1 ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, 16 × 2 32 हो गया सर, इस वजह 32 ग्राम होता है। ये बाद में निकालने का तरीका एक बनाया गया। अब आप बार बार कोई प्रैक्टिकल करके थोड़ी देखोगे, हर गैस का पहले ऐसे प्रैक्टिकल करके देख रहे हो, ऑन पेपर पे कैसे करोगे जल्दी से। तो जल्दी से करने का एक तरीका निकाला गया, वो हमें पढ़ा दिया जाता है सीधे आंसर। इंडिया में साइंस में इसीलिए तो अच्छी अच्छी डिस्कवरी नहीं होती। भारत से आप देखो कितने बड़े लेवल के साइंटिस्ट हैं, कितनों को नोबेल प्राइज मिला है साइंस में, क्यों नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से तो डायरेक्ट आंसर आंसर कैसे आता है ये बता दिया जाता है शॉर्ट में। समझ में नहीं, वो कैसे फॉर्मूला बना वो बताते ही नहीं है। समझ में कि नहीं। तो अब आपको याद रहेगा जी हाइड्रोजन का मास 1 कैसे आया। अब इसी के बेसिस पे देखो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 और 16 आ गए, बाकी सब निकाल लिए गए। जैसे नाइट्रोजन को वही करा इसी तरीके से। समझ में आया। अब देखो वो
जो हमारी रिलेटिव मास की डेफिनेशन है वो भी कैसे, ये भी तो रिलेटिव ही है। आप बताओ क्या हम रिलेट नहीं कर रहे? सबसे पहले देखो हमने इसके वन वॉल्यूम से रिलेट करके पार्टिकल्स रिलेट किए, पार्टिकल से उनका मास रिलेट किया, समझ में? और फिर पार्टिकल से मॉलिक्यूल, तो उस मास का जो रेशो आया, उस मास रेशो को रिलेट किया मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल को रिलेट किया एटम से। तो आप बताओ आप क्या नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो आप यहां भी तो हाइड्रोजन का जो मास वन आया है वो भी तो रिलेट कर करके आया है कि हाइड्रोजन गैस जो कंज्यूम हो रही है, ऑक्सीजन गैस जो कंज्यूम हो रही है, उसमें कितना वॉल्यूम कंज्यूम है, वॉल्यूम का कंपैरिजन किया हमने, रिलेट किया नंबर ऑफ पार्टिकल से, पार्टिकल को उनके मास से रिलेट किया, ठीक है, और पार्टिकल को मॉलिक्यूल, फिर मास को पार्टिकल की जगह मॉलिक्यूल से रिलेट कर दिया, मॉलिक्यूल से एटम से रिलेट किया, तो रिलेट करके ही तो हाइड्रोजन का मास आया वन। ये वैसे थोड़ी आया बेटा, समझ में आया नहीं? क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से फिर ऐसे इसी तरीके से नाइट्रोजन का मास निकाला किसी रिएक्शन में, जैसे N2 प्लस O2 मिलकर बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, है ना? उस वॉल्यूम का मास निकाला, जो नाइट्रोजन कंज्यूम हो रही है उसका मास कितना होगा, ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रही है उसका मास कितना होगा। मास मतलब है ना वे, जैसे हम तोल के निकालते हैं, वे करके निकालते हैं, पॉइंट है उस तरीके से कि जितनी कंज्यूम हो रही है उसका मास कितना बैठ रहा है बेटा। आ गया पॉइंट समझ में? तो इस तरीके से ऐसे नाइट्रोजन का मास निकाला, तो उन्होंने देखा वो कितना आया जी, नाइट्रोजन का मास 14 है ना ग्राम वाले, वो हाइड्रोजन के कितना है जी 14 टाइम्स है। तो यहां से बना इस तरीके से बेटा कि मास ऑफ एनी एलिमेंट, अलग अलग सल्फर का निकाला जी 32 आया। क्लियर? तो इस तरीके से जी हाइड्रोजन का कितना 32 टाइम्स है। यहां से एक डेफिनेशन बना दी कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास क्या होता है, मतलब एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम ऑफ एनी, मतलब एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक डेफिनेशन बना दी गई, लेकिन बेसिक तरीका क्या था बेटा, ये था। ठीक है, हाँ जी आदित्य, समझ में आया या नहीं आया? आदित्य, हाँ जी बच्चा, समझ में आया नहीं? बेटा मेरे पास तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैसेज करो फिर। हाँ जी वंदना, समझ में आया या नहीं? चलो अच्छी बात है। मेघा जी आज आप पहले दिन ही आई है क्या, या पहले भी आ चुकी हैं? अच्छा चलो कोई नहीं, तो वो क्लास किया करो, ऐसे होता है किसी दिन काफी अच्छा अच्छा काम आ जाता है तो वो, है ना, तो किसी दिन थोड़ा ऐसे ही रहता है। क्लियर? चलो रोज आया करो। दीप, आप तो आज मुझे पहली बार आते हुए लग रहे हो। हाँ जी दीप, अरे तुम दीप के भाई हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है, मैं नाम भूल गया तुम्हारा। हाँ बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीपांशु है, तुम्हारा नाम भी दीपांशु है? उसका नाम दीप है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो, तो बेटा देखो इस तरीके से अब अपने मेन उसी चीजों पे आते हैं। देखो हमारा एटॉमिक मास का टॉपिक पूरा हुआ कि भाई एटॉमिक मास स्टार्टिंग में कैसे आए निकल के, उससे कैसे उसी चीज को कैसे, और देखो इसको भी रिलेटिव एटॉमिक मास ही बोलते हैं ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इसके बेसिस पे जो औरों के निकाले गए वो भी रिलेटिव मास में, है ना। फिर ग्राम एटॉमिक मास आया, ठीक है बेटा, और ग्राम एटॉमिक मास से मोलर मास जिसको बोला आगे जाके, अभी नहीं, अभी तो वो ग्राम एटॉमिक मास ही रहे। जब मोल कॉन्सेप्ट आ गया और मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास से रिलेट किया गया, तब ये चीज मोलर मास कहलाई। अभी हम इसको, ऐसे मैंने, मुझे याद आया, मैं कल बताया गया था मोलर मास बोल लिख गया था, तो ग्राम एटॉमिक मास ही रहने देना, अभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही रहने देना, कि मॉलिक्यूल के मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट, ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन अभी इसको मोलर मास मत बोलना, मैं कल तो बता गया था आपको। वो मोलर मास कब बोला जाएगा, जब पार्टिकल्स के सब्सटेंस के मास को बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, जो हमारा टॉपिक है अगला, ठीक है नहीं बेटा, तब इसी चीज को ग्राम एटॉमिक मास को क्या एक टर्म दे दी, मोलर मास, अभी नहीं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हुआ, मॉलिक्यूलर मास है ना, फार्मूला मास। तो हमारे बेसिक बेसिक बेटा ये चीजें ओवर हुई आज, है ना। और कल अब हम लेंगे बेटा मोल कॉन्सेप्ट, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल मोल वन में बेटा, थोड़ा ध्यान से रहना, ठीक है नहीं। वो भी कुछ इजीली समझ में आएगा, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो थोड़ा आप रहोगे तो कल और परसों दोनों दिन में ये पूरी चीजें कवर हो पाएंगी, 2 दिन में, ठीक है ना। चलो, तो कल कराएंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी अभी वाले आज वाले में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो फिर टाइम आपका हो गया।
क्विट करते जाओ, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो क्विट कर दो, जिसको पूछना है वो पूछ ले। हाँ जी बोलो आदित्य, कुछ पूछने जा रहे हो? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारी तरफ। चलो बेटा, अब आपको आपका हो गया। हाँ बोलो, पूछो, बंदना कुछ पूछना है? अच्छा चलो, तो आज आज पक्का मैं, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक से अब आज है, तो मैं आज आपको क्या करता हूँ, आज आपको सारा भेज देता हूँ ना। आज आपको मैं एक तो जैसे पहले जो मैंने नोट्स पीडीएफ भेजी थी एक प्रदीप की बुक की जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, आज एक उसकी भी पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है ना बेटा, इसी पे भेज दूंगा आपका जो गुरु, इसमें देखो इसी ऐप में, टीचमेंट ऐप में एक स्टडी मटेरियल करके आता है ना, मैं आज शाम तक आपको वो भेज दूंगा। क्लियर? और एक भेजूंगा एलन वाली, वो काफी शॉर्ट में। ठीक है बेटा, आज आज पक्का कर देते हैं ना, आज हम भेज देंगे। बाकी जितने देखो हमने न्यूमेरिकल्स, आप एनसीईआरटी की बुक से स्टार्टिंग में देखो, आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे सिग्निफिकेंट हम फिगर पढ़ा चुके हैं, है ना, साइंटिफिक नोटेशन हो गया है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो कई चीजें ऐसी है, जैसे अब ये मास निकालना है, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, तब तक आप लोग क्या करना, आज शाम तक है ना, आप एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10-12 सवाल मिलेंगे इन टॉपिक्स पे जो हम पढ़ा चुके हैं। यूनिट कन्वर्जन है, जैसे वो मिलीग्राम मिलीग्राम पिकोमीटर वगैरह, आप ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, कम से कम वो करना आज शाम तक। ठीक है, मैं आज रात तक आज जरूर भेज दूंगा पक्का। ठीक है, अब आप क्विट कर सकते हैं। वन बाय वन क्विट कर देते हैं। अजय तो तुम्हारी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, तुम्हें मैसेज ही लिखना पड़ेगा, तुम्हारी आवाज मुझ तक आ नहीं पा रही। खुशी, अगर खुशी प्रीति कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्विट कर दो बेटा। वंदना, ठीक है ना? हाँ बोलो। हाँ वो कर सकते हो वो, लेकिन करना एनसीईआरटी वाले। ये प्रदीप दिनेश वगैरह में जो प्राइवेट पब्लिकेशन है, इनने बहुत फालतू दे रखे हैं। ठीक है ना, तो आपको लॉ के क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हो या इंटेक्स में हो बेटा, है ना, इंटेक्स में तो आई थिंक नहीं है शायद, लेकिन एक्सरसाइज में है कुछ क्वेश्चंस जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, तो आप वो कर सकते हो। वो आप मुझसे ना, अगर वो कर लिए नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक। हाँ बोलो बोलो। हाँ बीच में बेटा ऑक्सीजन को भी लिया था, ऐसी बात नहीं है कि ऑक्सीजन को नहीं लिया था। हाइड्रोजन से अपग्रेड होके पहले ऑक्सीजन की तरफ ही गए थे। ठीक है, नहीं क्योंकि ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स वगैरह बहुत सभी नेचर के, जिस जमीन के अंदर से हम मेटल के ऑक्साइड निकलते हैं, नेचर ऊपर नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, तो हाइड्रोजन से अपग्रेड होके पहले ऑक्सीजन की तरफ आए, ऑक्सीजन से अपग्रेड होके फिर कार्बन पे आए। लेकिन ऑक्सीजन के साथ में वही दिक्कत आ रही थी, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था, वो वन बन पाए। ठीक है नहीं, वो वही वाली बात है, उसमें डिवाइडेड बाई 8 कर रहे थे, है ना, 16 7 18 होता है ना। हाँ बीच में ऑक्सीजन भी आया था, ये बात आपकी सही है, मैंने बताया नहीं था कल, लेकिन बीच में ऑक्सीजन भी आया। हाँ एन हाँ वन एन के मिलता नहीं, एक ये क्या होता है, कैटाइन एनाइन होते हैं। तो देखो एक एन है, उसको एक सीएल इधर से खींच रहा है, एक सीएल इधर से खींच रहा है, एक सीएल इधर से, एक इधर से, ठीक है, एक इधर, तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, फिर एक सीएल पे एक एन इधर हो गया, एक तो वो पुराना वाला ही हो गया इधर वाला, तो है एक इधर एक इधर, तो ऐसे करके बेटा वन एन के चारों तरफ 6 सीएल अरेंज होते हैं, और एक सीएल के चारों तरफ 6 एन अरेंज होते हैं। ठीक है बेटा, हाँ अब आप अपना क्वेश्चन पूछो आप। वही तो मैंने आपको अभी निकाल के नहीं बताया बेटा, जैसे वो डायग्राम बनाया था मैंने, ये एवरेज उन्होंने मिनिमम रेशियो निकाल दिया। जैसे बेटा एक एन है ना, एक एन पे 6 सीएल है, और एक सीएल पे 6 एन है, तो एक एन के सराउंड में कितने सीएल है जी, 6, और एक सीएल के अराउंड में कितने एन है जी, 6, तो 6/6 हो गया दोनों, और उसका मिनिमम रेशियो निकाल दिया, तो वो क्या आ गया, 1:1 आ गया। तो वो यही तो केमिकल फॉर्मूला है, क्योंकि नहीं तो आयनिक कंपाउंड तो नेटवर्क लाइक बड़े लॉन्ग चेन होते हैं बेटा। तो और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यूनिट वाइज होते हैं, एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, या H2 गैस, H2 गैस, H2 गैस। तो मॉलिक्यूल्स तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल छोटी छोटी यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं। आयनिक कंपाउंड एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसका मिनिमम रेशियो निकाला बेटा कि एक कैटाइन पर एवरेज कितने एनाइन है,
तो NaCl में ये जो एवरेज आया वो यही आया कि है ना, 6 पे 6 थे तो 1 पे 1 हो गया बेटा, ठीक है नहीं। तो उसको केमिकल फॉर्मूला बोल दिया गया, हम उसी पे हर चीज काउंट करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, क्या बोले बेटा? हाँ हाँ, ये सब में अलग अलग होता है। आप पता है +2 का जो फर्स्ट चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, वहां पे ये टॉपिक आएगा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है ना। वहां ये पूरा टॉपिक आएगा बेटा, आपको आपको बस सिखाया कैल्शियम है, कैल्शियम पे कितने होंगे एनाइन, 2 होंगे कि 3 होंगे, एवरेज निकल के जो आएगा। जैसे यहाँ तो एवरेज में एक Na पे एक Cl है, ठीक है ना, और एक Cl पे एक Na एवरेज जो आया। लेकिन ये एवरेज एक कैटाइन पे 2 एनाइन भी हो सकते हैं, एक कैटाइन पे 3 एनाइन भी हो सकते हैं, समझ में आया नहीं बेटा? या मान लो 2 कैटाइन पे 3 एनाइन हो सकते हैं, ऐसा भी रेशो आ सकता है निकल के, समझा कि नहीं? जैसे Al2O3 होता है ना, तो वहां दो एवरेज ही, तो वो हमारे पास इस तरीके से वो कई सारी चीजें हो सकती है, वो सब आप 12th के पहले चैप्टर में आएगा पूरा, उस पर कई क्वेश्चन है बेटा, है ना। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलो बेटा, ओके, बाय बाय।